So we will move to our next topic, which is nested if. Nested if प्रोग्रामिंग में जहाँ कहीं भी ये वर्ड आ जाता है नेस्टेड, इसका मतलब होता है एक कंस्ट्रक्ट के अंदर दूसरा कंस्ट्रक्ट, या एक कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे कि अगर एक इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स आ जा रहा है तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड इफ, या एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जा रहा है तो उसको हम कहेंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, तो यहाँ पर नेस्टेड इफ की बात है। तो हम एक सिंटैक्स पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा इफ, और यहाँ पर कोई कंडीशन लिख दी है, और इसके अंदर एक और इफ बना दिया। यहाँ पर कोई कंडीशन लिख दी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट लिख दिया। इस तरीके की कंडीशन को हम कहते हैं नेस्टेड इफ। चलो इसका एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, प्रोग्राम करके देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 नंबर्स एंड प्रिंट ग्रेटेस्ट अमंग देम। ठीक है, 3 नंबर्स इनपुट करने हैं और तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि आपके सिलेबस में जितने भी प्रोग्राम्स कराए जाते हैं वो स्कैनर क्लास से कराए जाते हैं, इसलिए अब वेरिएबल को इनिशलाइज ना करके स्कैनर क्लास को यूज़ करके यूज़र से इनपुट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले स्कैनर क्लास का यूज़ कैसे करते हैं, पूरी स्कैनर क्लास, उसके सारे मेथड्स, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी बस जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट करते हैं, उसी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर पैरामीटर्स में सिस्टम डॉट इन। ठीक है, हमने एक वेरिएबल ले लिया इंट n, सॉरी 3 नंबर्स को इनपुट करना है तो ले लिया ABC, और तीनों को हमने इनपुट ले लिया a इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। छोटा सा बता दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट इंट एक मेथड है स्कैनर क्लास का। उससे क्या होता है, इंटीजर वैल्यू यूज़र से इनपुट होती है कंसोल के थ्रू। ठीक है, तो हमने पहला वेरिएबल को इनपुट ले लिया यूज़र से, इसी तरीके से हम 3 वैल्यूज़ को इनपुट लेंगे। ठीक है, A, B और C। ओके, इसके बाद हम यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ़। ठीक है, इसको, इस प्रोग्राम को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम नेस्टेड इफ़ के थ्रू करेंगे। तो हमने पहले लिखा इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B, और इसके अंदर एक और कंडीशन बना ली, इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन C। अब अगर A B से भी बड़ा है और अगर A C से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट कर देंगे A।
ठीक है। इसके एल्स में हम क्या प्रिंट कर देंगे, SOP। अब अगर A B से तो बड़ा है बट A C से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, C सबसे बड़ा होगा। C सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रेस को हम करेंगे क्लोज, और यहाँ पर हम लगाएंगे एल्स। इस एल्स का मतलब क्या है, इस एल्स का मतलब ये है कि A B से बड़ा नहीं है। ये जो कंडीशन हमारी है ये फॉल्स है, तभी हम इस एल्स पे जाएंगे। तो हम इसके अंदर एक और कंडीशन हम लिख देंगे, इफ B इज ग्रेटर देन C। अब A B से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब B A से बड़ा है। तो अगर B C से भी बड़ा है तो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा SOP B। और एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा, SOP। अब B A से तो बड़ा है लेकिन C से बड़ा नहीं है, इसका मतलब प्रिंट क्या हो जाएगा, C। ठीक है, कर्ली ब्रेस यहाँ पर बंद कर देंगे और वॉइड मेन का कर्ली ब्रेस बंद कर देंगे और क्लास का भी कर्ली ब्रेस बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम कैसे एक इफ एल्स के अंदर दूसरे इफ एल्स को एम्बेड कर देते हैं, जिससे नेस्टेड इफ बन जाता है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफ एल्स इफ लैडर। ये इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, इफ एल्स इफ लैडर का मतलब ये है कि एक इफ एल्स कंडीशन जब खत्म होता है उससे पहले ही दूसरा इफ कंडीशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब इफ एल्स और दूसरा तीसरा इफ एल्स इस तरीके से आपस में कनेक्ट हो जाता है, जिससे वो एक लैडर एक स्टेयर्स फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, तो सभी इफ एल्स जितने भी कंडीशंस लगे हुए हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट मार्क्स परसेंटेज एंड प्रिंट ग्रेड्स अकॉर्डिंग परसेंटेज। जैसे मान लो कि परसेंटेज 40 से कम है तो ग्रेड F प्रिंट हो जाए, 40 से 50 अगर है तो ग्रेड D प्रिंट हो जाए, 50 टू 60 अगर है तो ग्रेड C प्रिंट हो जाए, 60 टू 70 है तो ग्रेड B प्रिंट हो जाए, और 70 अबव अगर परसेंटेज है तो ग्रेड A प्रिंट हो जाए। इस तरीके से मार्क्स परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड हमें प्रिंट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो कि जो हमें जो वैल्यूज़ मिल रही हैं कंडीशन में वो कंटिन्यूअस है। ऐसे ही कंडीशन में हम इफ एल्सिफ लैडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इफ कंडीशन उसके एल्स के बाद जो इफ आता है उससे कनेक्टेड होती है। ठीक है, देखते हैं। हमने क्लास बना लिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना लिया, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना लिया। इसके बाद हम ले लें इंट मार्क्स परसेंटेज के लिए इंट m ले लिया हमने,
और इसी को हमने इनपुट भी करा लिया, int m इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ठीक है, अब हम कैसे ग्रेड प्रिंट करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन हमारी, इफ m इज लेस देन 40, तो क्या प्रिंट करेंगे, SOP प्रिंट कर देंगे ग्रेड f। ठीक है, अब हमने एल्स लगाया और स्टेटमेंट लिखने के बजाय दूसरी इफ कंडीशन तुरंत लिख दी। एल्स इफ मतलब एल्स के बाद तो एक स्टेटमेंट होना चाहिए था, बट स्टेटमेंट की जगह पर हमने एक दूसरी इफ कंडीशन लगा दी। क्या लिखा, इफ m इज लेस देन 50, अब यहां पर इस कंडीशन का मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। पहली कंडीशन में हमने लिखा इफ m इज लेस देन 40 और स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया ग्रेड f, और दूसरे कंडीशन में हमने लिखा एल्स इफ m इज लेस देन 50। अब क्योंकि हम 40 से लेस तक की कंडीशन हम लिख चुके हैं और दोनों कंडीशन आपस में कनेक्टेड हैं, तो एल्स इफ m इज लेस देन 50 का मतलब क्या होगा कि m की वैल्यू 50 से ग्रेटर और 40 से ग्रेटर और 50 से स्मॉलर होगी। ठीक है, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, ग्रेड D। इसी तरीके से एल्स इफ थर्ड कंडीशन m इज लेस देन 60। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर m 50 से ग्रेटर और 60 से स्मॉलर होगा तो प्रिंट क्या होगा, ग्रेड C। फिर से कंडीशन लिख देंगे, एल्स इफ m इज लेस देन 70, इसका मतलब क्या है, 60 से ग्रेटर और 70 से स्मॉलर। प्रिंट क्या हो जाएगा, ग्रेड B। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या देनी है, ग्रेड A के लिए मतलब 70 अबव। तो हमें यहाँ पर कोई कंडीशन देने की जरूरत, इफ कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लिखेंगे एल्स, क्योंकि सारे इफ एल्स कनेक्टेड हैं। तो जैसे हम एल्स लिखेंगे इसका मतलब क्या होगा, 70 अबव, क्योंकि 70 तक की कंडीशन हम लिख चुके हैं, और एल्स के नीचे प्रिंट कर देंगे ग्रेड A। ठीक है, मेन को क्लोज करेंगे, क्लास को क्लोज कर देंगे। ओके, ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्विच केस। अब ये स्विच केस क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, स्विच केस भी इफ एल्स की ही तरह एक सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, एक डिसीजन मेकिंग का कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है इफ एल्स और स्विच केस में। ठीक है, पहले इस डिफरेंस को समझ लेते हैं, स्विच केस क्या होता है और इफ एल्स और स्विच केस में क्या डिफरेंस होता है, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इफ एल्स दो या दो से दो स्टेटमेंट या दो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में से किसी एक को चूज करता है और एग्जीक्यूट करता है, बट स्विच केस कई सारे स्टेटमेंट्स या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स में से किसी एक को चूज करता है। ठीक है, मतलब इफ एल्स में
चूज क्या करता है, वन स्टेटमेंट बिटवीन टू स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, बट स्विच केस क्या करता है, वन स्टेटमेंट अमंग सेवरल स्टेटमेंट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, डिसीजन मेकिंग जिस चीज पे डिपेंड करती है वो भी इन दोनों में डिफरेंट है। इफ एल्स का डिसीजन मेकिंग डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। ओके, इफ एल्स में डिसीजन इज डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, जो टेस्ट एक्सप्रेशन हम देते हैं इफ के बीच में, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और स्विच केस में डिसीजन इज डिपेंडेड अपॉन द वैल्यू, स्विच के बीच में जो वेरिएबल हम देंगे उसकी वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट वीक डे अकॉर्डिंग टू द नंबर। जैसे हमने यूज़र ने इनपुट किया 1 तो हमें प्रिंट करना है मंडे, यूज़र ने इनपुट किया 2 तो हमें प्रिंट करना है ट्यूसडे, और इस तरीके से 7 इनपुट करने पर प्रिंट करना है संडे। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, देखते हैं इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट डी, नंबर इनपुट करने के लिए। इसको इनपुट भी कर लेते हैं साथ ही में, एस सी इक्वल टू नेक्स्ट इंट। इसके बाद हमने लगाया स्विच, इसके बीच में हमने लिख दिया डी। अब हम बनाएंगे केसेस। केस 1, अब ये 1 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर केस के बाद में? 1 इसलिए लिखा है कि अगर d की वैल्यू 1 होगी तो ये केस इन्वोक हो जाएगा और इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो केस 1 में हमने स्टेटमेंट लिख दिया एसओपी मंडे, और ब्रेक। हर केस के बाद में हमको लिखना है ब्रेक। फिर दूसरा केस हमने बनाया केस 2, इसमें प्रिंट कर दिया ट्यूसडे, ट्यूसडे, और इसके बाद भी ब्रेक। ये ब्रेक हम हर केस के बाद में क्यों लगाते हैं? क्योंकि ब्रेक जो है वो किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट को ब्रेक करता है, मतलब उसके एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है। तो एक केस जब इन्वोक हो गया उसके बाद कंट्रोल नेक्स्ट केस में ना चला जाए, एंटर ना कर जाए, इसीलिए हम ब्रेक लगा देते हैं जिससे कि पूरा स्विच केस टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, अगर हम हर केस के बाद में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो जो भी केस इन्वोक होगा पहली बार, उसके नीचे के सभी केसेस इन्वोक हो जाएंगे और उनके अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ये कंडीशन भी हम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं फॉल थ्रू स्विच केस।
ठीक है। इसी तरीके से हम सारे केसेस बनाएंगे। हमने सारे केसेस मान लो हमने बना लिए। इसके बाद में लास्ट केस हमने बनाया केस 7 और लिख दिया SOP संडे। ब्रेक। अब हमने 1 से लेकर 7 तक सारे केसेस बना दिए। 1 से लेकर 7 तक, मंडे ट्यूसडे वेंसडे से लेकर संडे तक सभी डेज के लिए एक एक केस बना दिया और प्रिंट कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, मान लो यूज़र ने इनपुट कर दिया 15, जो कि हमारे केसेस में नहीं है। हमने केसेस बनाया है सिर्फ 1 से लेकर 7 तक के लिए। ठीक है। तो अगर यूज़र इनपुट कर देता है 15 या कोई भी ऐसी वैल्यू जो 1 से लेकर 7 के बीच में नहीं है, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ इनपुट होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रिंट होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम एक स्पेशल केस बनाते हैं जिसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट, जिसको हम सभी केसेस के लास्ट में बनाते हैं। डिफ़ॉल्ट केस हमने बनाया और प्रिंट कर दिया इनवैलिड इनपुट, जिससे कि यूज़र को पता चल जाए। स्विच को बंद कर देंगे, मेन बंद कर देंगे, क्लास बंद कर देंगे। डिफ़ॉल्ट केस हम इसीलिए बनाते हैं जिससे कि यूज़र को पता लग जाए मैसेज प्रिंट होने की वजह से कि हमने जो इनपुट डाला है वो सही नहीं है, और वो अपना इनपुट सही करके फिर से एग्जीक्यूट कर सकता है।